नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन। पिछले कई दिनों से हम मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे की क्लास में हमने मौर्य प्रशासन को देखा और मौर्य प्रशासन में हम जिसकी बात करके आए थे वो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय शासन था, प्रांतीय शासन था, नगरीय शासन आ गया था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया था। और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो था वो केंद्रीय प्रशासन था और वहाँ का जो मुखिया होता था राजा, सर्वोच्च होता था, निरंकुश होता था। राजा को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए चाणक्य ने अष्टादश तीर्थ का जिक्र किया था अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, यानी उसके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 18 मंत्रियों की बात की थी। पीछे हमने प्रमुख मंत्रियों के बारे में बात की। इसके अलावा चाणक्य 26 विभागों की बात कर रहा है और उनसे संबंधित विभाग के अध्यक्ष की भी बात करता है। ठीक है, फिर हमने प्रांतीय शासन देखा और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अगर आपको प्रांतों की संख्या पूछी जाएगी तो प्रांतों की संख्या 4 होगी। उन 4 प्रांतों के नाम जो थे वो उत्तरापथ थे, दक्षिणापथ था, प्राच्य था और अवंती था, और उन चारों की ही क्या थी, राजधानी थी। जब अशोक ने कलिंग को विजय कर लिया तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई और 5 ही क्या थी उनकी राजधानी। ऐसा कौन सा प्रांत है जिसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी, तो वह प्रांत था कलिंग। जी हाँ, कलिंग। कलिंग की 2 राजधानियां बनाई गई थी। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे जीता गया था, तो वहाँ पर जनता विद्रोह कर सकती थी, तो जनता को 2 भागों में या शासन को 2 भागों में बांटा गया, इसलिए 2 राजधानी बनी। एक राजधानी का नाम तोशिल था और दूसरी राजधानी का नाम था समापा। इसके अलावा हमने नगर शासन को देखा था, तो नगर शासन के लिए कौटिल्य सिर्फ एक अध्यक्ष की बात करता है और उसका नाम था नगराध्यक्ष। किंतु मेगास्थनीज ने नगर के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है और प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। तो कुल 30 व्यक्तियों द्वारा इस समिति का कार्य चलाया, इस समिति नगर का शासन चलाया जाता था। जहाँ तक की बात है, अब इस शासन व्यवस्था में कुछ और बच गए थे जिनकी आज हम बात करते हैं। देखते हैं, पहला देखते हैं न्याय प्रशासन। कौन सा प्रशासन? न्याय। अगर बात की जाए न्याय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन थी? ग्राम। तो ग्रामीण स्तर पर अगर किसी को न्याय की आवश्यकता है तो ग्रामीणी उस न्याय का निपटारा कर दिया करता था। सबसे छोटा जो न्यायिक प्रशासन का हिस्सा था या क्षेत्र था वो ग्रामीण न्यायालय था। उसके बाद अगर सबसे बड़ा जो न्यायालय था, यानी कि जो सर्वे सर्वा था, वो राजा का न्याय था। किसका न्याय था? राजा का न्याय। ठीक है, तो राजा भी अंतिम निर्णय राजा के द्वारा लिया था। तो न्याय की सबसे बड़ी इकाई राजा और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। इसके बाद हम संग्रहण, खाटवीक, प्रदेश था, ठीक है, उनको पढ़ के आए थे, तो वहां पर अपने अपने स्तर के अलग न्यायालय थे। तो न्याय की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राजा। लेकिन इसके अलावा 2 प्रकार के न्यायालय, इनके अलावा जो भी संबंधित न्याय से संबंधित बात थी या निपटारे थे वो 2 प्रकार के न्यायालयों के द्वारा किए थे, या इनके अलावा भी 2 न्यायालय थे जो प्रमुख थी। एक न्यायालय जिसका नाम है धर्मस्थीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय था? धर्मस्थीय न्यायालय। और दूसरा न्यायालय था कंटक शोधन, मतलब जिन बातों का निपटारा इन न्यायालयों में नहीं हो पाता था उनका निपटारा के लिए 2 न्यायालय बनाए गए, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय भी कहते थे। क्या कहते थे? दीवानी न्यायालय। पीछे हम चर्चा कर चुके थे जब हम 18 मंत्री पढ़े थे, अष्टादश तीर्थ में इन दोनों की ही बात आ गई थी। लेकिन एक बार हम वापस समझ लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यायिक प्रशासन। धर्मस्थीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहते थे। दीवानी न्यायालय से संबंधित जो भी मामले थे वो धर्मस्थीय न्यायालय में या दीवानी न्यायालय में सुलझाए या निपटाए जाते थे। दीवानी न्यायालय में जैसे कि भूमि से संबंधित विवाद, राजस्व से संबंधित विवाद, वो सारे विवाद इस न्यायालय के द्वारा सुने जाते थे। इस न्यायालय का जो प्रमुख था उसे व्यवहारिक कहा गया था। उसे क्या कहा गया था? व्यवहारिक। धर्मस्थीय न्यायालय का प्रमुख क्या कहलाया था? व्यवहारिक। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे। या धर्मस्थलीय न्यायालय को क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे। व्यवहारिक किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता था? तो दीवानी से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद है धर्मस्थीय न्यायालय के बाद में है कंटक शोधन न्यायालय।
जिसको कहा गया है फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय जिसे फौजदारी न्यायालय कहा गया है, और इसका जो प्रमुख होता था उसे प्रतिष्ठा कहते थे। क्या कहते थे? प्रतिष्ठा। कंटक शोधन न्यायालय को, न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा था। ठीक है। व्यक्तियों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद, जैसे दो राज्यों के या दो प्रांतों के मध्य विवाद हो गया, तो इस प्रकार के मामलों का निपटारा जो करता था वह करता था फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय, और जिस न्यायाधीश के द्वारा किया जाता था उस न्यायाधीश का नाम था प्रतिष्ठा। क्या नाम था? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा के द्वारा इस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता था। तो यह मौर्य काल की न्यायिक व्यवस्था थी। प्रश्न जो बनेगा मैंने आपको बता दिया है। व्यवहारिक किसके अंदर था? धर्मस्थीय के अंदर। प्रतिष्ठा किसके अंदर था? कंटक शोधन। किस प्रकार के मामले? दीवानी मामले, व्यवहारिक और फौजदारी, लड़ाई से संबंधित, व्यक्तियों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद, जो सुलझाएगा वह कौन सुलझाएगा? प्रतिष्ठा सुलझाएगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें न्यायिक प्रशासन के बाद में जो प्रशासन है वह है सैनिक प्रशासन या सैन्य प्रशासन। कौन सा प्रशासन है? सैनिक प्रशासन या सैन्य प्रशासन। ठीक है। तो सैनिक प्रशासन या सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने ही चंद्रगुप्त, कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने ही सैनिक प्रशासन के लिए अलग अलग बात कही। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। कौटिल्य और मेगास्थनीज अब क्या कहते हैं? पहले हम बात करें मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कहता है कि मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन के लिए सेना के 6 अंग बताए। कितने अंग बताए? 6 अंग। मेगास्थनीज ने सेना की प्रशासन के लिए 6 अंग बताए। सेना का जो सर्वोच्च होता था उसे सेनापति कहा गया था। क्या कहा गया था? सेनापति। और सेना के अग्रभाग का जो नेतृत्व करता था वह क्या कहलाएगा? नायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नायक। तो मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंग बताए हैं। सेना का सर्वोच्च सेनापति, और सेनापति से भी सर्वोच्च जो होता था वह राजा होता था, और सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करने वाला नायक। तो मेगास्थनीज ने 6 अंग कौन से बताए हैं? तो उन अंगों की बात करें हम तो मेगास्थनीज ने अंग बताए हैं अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, पैदल सेना, नौसेना, और एक है सैनिक यातायात। ठीक है। जैसे कि आज वर्तमान में हमारी सेना के, भारत की सेना के या विश्व में कोई भी देश हो उसकी सेना के 3 अंग होते हैं। वह 3 अंग कौन से होते हैं? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो उस समय तो वायुसेना जैसी कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंग बताए हैं। ठीक है। वर्तमान में 3 हैं, उस समय कितने थे? 6। उन अंगों को इस प्रकार से डिवाइड किया। एक सेना का अंग था अश्व सेना। तो सेना के अंदर बहुत सारे घोड़े या घुड़सवार थे, तो जो घोड़ों की सेना थी उसे अश्व सेना कहा गया। सेना में हाथियों का बहुत बड़ा योगदान था। पीछे हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, जिनका मूल्य सेल्यूकस निकेटर से लिए गए प्रांतों के बराबर था। अब आप देख लो कि हाथियों की कितनी इंपॉर्टेंस थी उस समय। तो गज सेना। नेक्स्ट है रथ सेना। तो बहुत सारे सुसज्जित रथ होते थे जो युद्ध में बड़े ही काम आते थे। और उसके बाद थी पैदल सेना। तो ये 4 सेना तो आप समझ रहे हो, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सेना। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या मौर्य काल के अंदर नौसेना का भी विकास हुआ या नौसेना का विस्तार हुआ। तो मेगास्थनीज ने नौसेना की भी चर्चा की है कि मौर्यों के पास में अपनी एक नौसेना भी थी। ठीक है। तो जब नदी को लेकर के विवाद होते थे तो नदियों से संबंधित या नौसेना, जल सेना को ही कहा गया। एक सेना बताई है जिसका नाम है सैनिक यातायात। यह कौन सी सेना है? सैनिक यातायात। तो इन 5 सेनाओं को, अश्व, गज, रथ, पैदल और नौसेना, इन 5 सेनाओं को युद्ध के समय रसद सामग्री, जो खाने पीने का राशन होता था, उसे रसद सामग्री, हथियार सामग्री, इनकी पूर्ति करने का जो कार्य किया करती थी वह कौन सी सेना थी? सैनिक यातायात। तो इन 5 सेनाओं को युद्ध के समय रसद सामग्री और हथियारों की पूर्ति करने का कार्य जिसके पास था वह था सैनिक यातायात। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यों की सेना के कितने अंग थे? 6 अंग थे। याद रखोगे, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के कितने अंग थे? 6 थे। अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, पैदल सेना, नौसेना और सैनिक यातायात। लेकिन अगर बात करें कौटिल्य ने मौर्य की सेना के कितने अंग बताए हैं,
कौटिल्य ने मौर्यों की सेना के कितने अंग बताए हैं? तो कौटिल्य मौर्य सेना के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है और वह शब्द है चतुरंगिणी। ठीक है, चतुरंगिणी मतलब 4 अंग बताए। कौटिल्य ने कितने अंग बताए हैं? 4 अंग। कौटिल्य ने मौर्य सेना के लिए 4 अंगों का उल्लेख किया है और वो 4 अंग कौन से थे? पहला अंग था अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, ठीक है, और पैदल सेना। तो ये 4 अंगों की बात करता है कौटिल्य। तो कौटिल्य ने यहां पर सैनिक यातायात और नौसेना का उल्लेख नहीं किया है, इन 4 का ही उल्लेख किया है, अश्व, गज, रथ और पैदल। तो ये इनकी प्रमुख सेना थी। और कुछ यूनानी इतिहासकार जैसे कि प्लिनी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का विवरण देता है कि उसके पास 6 लाख पैदल सेना हुआ करती थी। ठीक है, घुड़सवार थे, अच्छी सुसज्जित, रथ सेना उसके पास थी, ठीक है, गज सेना उसके पास थी। ये बात प्लिनी ने लिखी है। एक इतिहासकार और है जिसका नाम है प्लूकार्ट। क्या नाम है? प्लूकार्ट। प्लूकार्ट कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद डाला। अब उसकी 6 लाख की सेना ने संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद डाला। यह बात किसने कही है? प्लूकार्ट ने कही है। आप याद रखना, प्लूकार्ट। ठीक है, यूनानी इतिहासकार है, वर्णन करता है मौर्य सेना का। ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद डाला। यहाँ रौंद डालने से तात्पर्य है कि उसे विजय कर लिया। ये बात किसने कही? प्लूकार्ट ने। तो आप इस प्रकार से ये मौर्यों की सेना थी। मेगास्थनीज के लिए पूछे तो 6 अंग है, और चाणक्य के लिए पूछे या कौटिल्य के लिए पूछे तो चतुरंगिणी 4 अंग बताए। उसके बाद अगर बात करें अपन गुप्तचर व्यवस्था, तो चाणक्य ने कहा है, ठीक है, जैसे कि हम पीछे चर्चा करके आए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ में मगध को विजय किया, ठीक है, और मगध को विजय किया और घनानंद को पराजित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य युद्ध का उल्लेख नहीं हुआ कि इनमें भयंकर युद्ध लड़ा गया, इस प्रकार से युद्ध लड़ा गया, इतने सैनिक मारे गए, ठीक है, युद्ध में विजय ऐसे इस प्रकार से हुई, इस तरह से धनानंद की मृत्यु हुई, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये है कि मगध को विजय करने के लिए चाणक्य ने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाई होगी, और इस नीति को अपनाने के लिए उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, पीछे भी एक चर्चा की कि विषकन्या को भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए, लेकिन गुप्तचर के माध्यम से चाणक्य को पहले ही पता चल गया था और चाणक्य ने वो विषकन्या ट्रांसफर करवा दी थी कश्मीर के राजा प्रवर्तक को। ठीक है, तो गुप्तचर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, और चाणक्य ने गुप्तचरों का महत्वपूर्ण योगदान माना है मौर्य साम्राज्य के विकास में या किसी भी साम्राज्य के विकास में। अब गुप्तचर से लेकर के कैसे प्रश्न है? पहली बात तो ये कि मौर्य साम्राज्य में या उस समय गुप्तचरों को क्या कहा गया था? तो गुप्तचरों को उस समय गूढ़ पुरुष कहा गया था। क्या कहा गया था? गूढ़ पुरुष। मौर्य साम्राज्य में उस समय गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा गूढ़ पुरुष क्या है? तो गुप्तचर है। या चाणक्य ने गुप्तचरों को क्या कहा है? गूढ़ पुरुष कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो गुप्तचरों का जो अध्यक्ष होता था या गूढ़ पुरुषों का जो अध्यक्ष होता था उसे सर्प महामात्य कहते थे। इंपॉर्टेंट है, सर्प महामात्य क्या है? गुप्तचरों के प्रमुख या अध्यक्ष को सर्प महामात्य कहा गया था। तो गुप्तचर व्यवस्था थी, इंपॉर्टेंट थी, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है और गुप्तचरों के प्रमुख को क्या कहा गया है? सर्प महामात्य कहा गया है। क्लियर बात? एक बात और करें अपन, गुप्तचर कितने प्रकार के थे? तो हम देखेंगे जो गुप्तचर थे वो 2 प्रकार के थे। एक गुप्तचरों को कहा गया था संचारक और एक गुप्तचरों को कहा गया था संस्था। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक गुप्तचर का प्रकार था संचारक और एक गुप्तचर का प्रकार था संस्था। आप शब्द से ही अर्थ लगा सकते हो। संचारक ऐसे गुप्तचर जो राज्य के बाहर अन्य जगहों पर भ्रमण करके गुप्तचरी का कार्य करते थे,
वह क्या कहलाते थे? संचारा। तो राज्य के बाहर रहते थे, ये भेष बदल कर रहते थे, जैसे कि विद्यार्थी के भेष में रह सकते हैं, भिक्षु के भेष में रह सकते हैं, सन्यासी के भेष में रह सकते हैं। तो जो भेष बदल कर रहते थे और नगर में चारों ओर घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य करते थे। संचार, जैसे संचार के माध्यम, तो जो घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य करते थे वह संचारा कहलाए। और जो नगर में ही रहकर, ठीक है, यानी कि जैसे पाटलिपुत्र में ही रहकर, एक स्थान पर ही रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे, वह क्या कहलाते थे? संस्था। ठीक है, अब इसमें गुप्तचर में व्यापारी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं। इन सभी को भेष बदलकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। जैसे कि व्यापार मंडल की कार्यों का पता लगाना है तो किसी व्यापार को गुप्तचर बनाया जाएगा। ठीक है, और काला बाजारी का पता लगाना है, या विद्यार्थियों संबंधित, या फिर सन्यासियों संबंधित, या किसी राज्य पर आक्रमण की योजना बन रही है और उस आक्रमण का पता लगाना है, तो वहां पर किसी व्यक्ति को भेज करके, पुरोहित या किसी अन्य सैनिक को भेज करके, सैनिक के भेष में भेजा जाएगा, तो वैसे गुप्तचरी का कार्य वो करेगा। तो संचारा स्थान स्थान घूम कर के जो गुप्तचरी का कार्य करेंगे वो संचारा, और एक स्थान पर रहकर जो कार्य करेंगे वो संस्था। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, गणिका। ठीक है, गणिका या गणिकाओं को भी गुप्तचरी के कार्य में लिया गया था। गणिका चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य कहता है, या मौर्य साम्राज्य में गणिकाओं को भी गुप्तचरी के कार्य में लिया गया था। गणिका कहते हैं वैश्यों को। ठीक है, वैश्यों को क्या कहा गया है? गणिका कहा गया है। जो गणिकाएं गुप्तचरी का कार्य करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा गया। क्या कहा गया है? रूपा जीवा। तो सभी गणिकाएं गुप्तचरी का कार्य नहीं करेगी। जिन गणिकाओं को गुप्तचरी के कार्य में डाला जाएगा उन्हें जिस शब्द से पुकारा जाएगा वह है रूपा जीवा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वह गणिका जो गुप्तचरी का कार्य करती थी क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। तो ये गुप्तचरी का कार्य भी अपना हो गया है, गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, गुप्तचरों का प्रमुख सर्प महामात्य था। दो प्रकार की गुप्तचर थे, एक संचार और संस्था। जिन गणिकाओं या वैश्याओं को गुप्तचरी के कार्य में लिया गया था उन्हें क्या कहा गया था? रूपा जीवा कहा गया था। इसके बाद अपन देखते हैं मौर्यों की आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक, तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो इकोनॉमी कैसे बढ़ती थी? इकोनॉमी का सबसे प्रमुख जो साधन था वह भू राजस्व था। कौन सा था? भू राजस्व। तो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट जो साधन था वह कौन सा था? भू राजस्व था। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य वगैरह और भी कार्य थे, लेकिन भू राजस्व की वजह से इकोनॉमिक पावर बढ़ी। तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स मौर्य काल में या गुप्त काल में सभी जगह भू राजस्व। इवन अंग्रेजों के आने तक इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व था, कि भू राजस्व से राजा को या राज्य को सर्वाधिक आय होती थी। ठीक है, अब आय होती थी। भू राजस्व के अलावा और कौन कौन से कर थे? वैसे तो भू राजस्व चाणक्य ने कहा है 1/6। कितना? 1/6। लेकिन अगर भूमि उपजाऊ है, योग्य है, उपज ज्यादा होती है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन विधिवत रूप से जो माना है वो कितना माना है? 1/6 माना है। अब बात करें हम प्रमुख कर की, तो प्रमुख कर, पहला कर आया है सीता। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। ठीक है, पीछे हम देख चुके हैं सीता अध्यक्ष। तो मैं लिख रहा हूं राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। तो राजा की स्वयं की भूमि से, राज्य की स्वयं की भूमि से जो आय होती थी उसे क्या कहते थे? सीता कहते थे। नेक्स्ट कर है भाग। भाग कहा गया है भू राजस्व कर को। कौन से कर को? भू राजस्व कर। तो जो भू राजस्व कर था वही क्या कहलाया? भाग। और कितना लिया गया था भू राजस्व? 1/6। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक ने अपने कौन सी धार्मिक यात्रा के समय भू राजस्व कर को घटा दिया था। ठीक है, भू राजस्व कर को कम कर दिया था। तो भू राजस्व कर जितना बताया गया कितना है? 1/6। नेक्स्ट है प्रवेश्य और निष्क्राम्य। प्रवेश्य कहा गया है आयात कर को। कौन से कर को कहा गया है? आयात कर को। और निष्क्राम्य कहा गया है निर्यात कर को। कौन से कर को? निर्यात। तो आयात कर क्या कहलाया? प्रवेश्य। और निर्यात कर क्या कहलाया?
निष्क्राम्य। बलि एक प्रकार का कर था और इसकी को धार्मिक कर के रूप में लिया गया था। कौन से कर के रूप में? धार्मिक कर। बलि एक प्रकार का कर था और इसको धार्मिक कर के रूप में लिया गया था। निष्क्राम्य निर्यात कर है, प्रवेश्य आयात कर है, भाग भू राजस्व कर है, सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या कहा गया था? सीता कहा गया था। ठीक है, एक आता है प्रणय और एक आता है हिरण्य। प्रणय कर कहा गया है नगद कर को। कौन से कर को? नगद। तो जो कर अनाज के रूप में ना लेकर के नगद रूप में लिया जाएगा या मोहरों के रूप में लिया जाएगा, वह कौन सा कर है? प्रणय कर है। हिरण्य कर एक प्रकार आपातकालीन कर था। कौन सा कर था? आपातकालीन कर। तो प्रणय कर नगद कर था और हिरण्य कर कौन सा कर था? आपातकालीन कर था। तो ये मौर्य काल के कुछ प्रमुख कर थे। मौर्य काल के कुछ प्रमुख कर थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी, प्रवेश्य आयात कर था, निष्क्राम्य निर्यात कर था, भाग भू राजस्व कर था, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। एक छोटा सा कंफ्यूजन, अपन उसको क्लियर कर लेते हैं। प्रणय था आपातकालीन कर। तो जब आपात की स्थिति बनती थी उस समय जो कर लिया गया था वो प्रणय था, और हिरण्य जो कर था वह नगद कर था। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लेंगे। हिरण्य नगद कर था और प्रणय आपात कर था। प्रणय कैसा कर था? आपात कर था और हिरण्य नगद कर था। नेक्स्ट है रज्जु। तो रज्जु है भूमि की नाप की एवज में, भूमि की नाप की एवज में जो कर लिया जाता था वह कौन सा कर था? रज्जु। तो यह प्रमुख कर है मौर्य काल के। रज्जु भूमि की नाप की एवज में, अगर भूमि के राज्य के द्वारा, राज्य के कार्मिकों के द्वारा भूमि की नाप कराई जाएगी, उसके लिए 3-4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा, वे अपना समय उसके अंदर लगाएंगे, फिर भू राजस्व डिसाइड करेंगे। तो वो भूमि उसमें उनको जो पैसा दिया जाएगा, उनको जो तनख्वाह दी जाएगी, वो इस कर से लेकर के दी जाएगी। तो रज्जु भूमि की नाप की एवज में लिया जाने वाला। हिरण्य नगद कर, करेक्शन कर लेना, हिरण्य नगद कर है जो अनाज के रूप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी किसान के पास 50 बोरी हुई है और उसने 15 बोरी टैक्स के रूप में दे दी। कई बार वो बोरी ना देकर के उसके बराबर का मूल्य भी देगा, तो वो हिरण्य कर होगा, नगद कर। प्रणय आपातकालीन कर है, आपात किस समय जनता से लिया जाएगा। बलि धार्मिक कर है, निष्क्राम्य निर्यात कर है, प्रवेश्य आयात कर है, भाग राजस्व कर है, और सीता है राजकीय भूमि से होने वाली आय। तो यह प्रमुख कर थे। अब हम देखते हैं मौर्यों के उत्तराधिकारी या अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मौर्यों के उत्तराधिकारियों को लेकर के। तो अपन अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना, अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ उसकी चर्चा देखें इधर। अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी, पीछे हम नाम पढ़ के आए थे, तिवर। तिवर का नाम साहित्य में मिला था या अभिलेखों में? कमेंट करके बताएंगे आप। तिवर, महेंद्र, कुणाल, जल। ठीक है, इतने पुत्रों की बात करते हैं। तो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो तिवर था, महेंद्र था, कुणाल था और कौन था? जालुक था। ठीक है, तो अशोक के बाद में जो गद्दी पर बैठता है उस व्यक्ति का नाम है कुणाल। अशोक के बाद में जो मौर्य साम्राज्य का राजा बनेगा या जो गद्दी बैठेगा वो कौन होगा? कुणाल। किंतु इसकी विमाता कहते हैं सौतेली माता को। किसे कहते हैं? सौतेली माता। पीछे पढ़ के आए अशोक की बहुत सारी रानियों के नाम, किंतु इसकी विमाता, और उस विमाता का नाम था तिष्य रक्षिता। इसकी विमाता तिष्य रक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया? अंधा। ऐसे में ये राजा तो बन गया, लेकिन प्रशासन कैसे चलाए? तो इसने प्रशासन का दायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया, और उसके पुत्र का नाम था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति। तो अशोक के बाद में कुणाल मौर्य साम्राज्य की में गद्दी पर बैठता है,
राजा बनता है। इसकी विमाता तिष्य रक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया। ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन संभाला कुणाल के समय ही वह कौन था? संप्रति। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में अशोक के बाद में संप्रति को ही शासक माना गया है। ठीक है, जालोक की बात करूं तो जालोक ने पाटलिपुत्र या जो मौर्य का साम्राज्य था उससे अलग हो गया और अलग होकर कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। स्वतंत्र राज्य की क्या कर ली? स्थापना। इंपॉर्टेंट है, अशोक के बाद में उसके किस पुत्र ने कश्मीर में मौर्यों के रूप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी? तो वह जालोक था। अशोक के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल। प्रशासन किसने चलाया? संप्रति। इसके बाद अगर बात करें कुणाल के बाद जो गद्दी पर बैठता है वह है दशरथ। कौन है? दशरथ, जो अशोक का पौत्र था। अशोक का क्या था? पौत्र था। कुणाल के बाद में गद्दी पर बैठने वाला जो व्यक्ति था वह दशरथ था। यह अशोक का पौत्र था। ठीक है, दशरथ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के किस उत्तराधिकारी ने अशोक की भांति ही देव नाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, तो देव नाम प्रिय की उपाधि लेने वाला जो शासक था वह कौन था? दशरथ था। इसने अशोक की भांति देव नाम प्रिय की क्या ली थी? उपाधि ली थी। जब दशरथ शासक बनता है तो इसके समय भी संप्रति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, संप्रति की महत्वपूर्ण क्या रहती है? भूमिका दशरथ के समय। अब संप्रति इतना योग्य है जब वो कुणाल के समय शासन में योगदान दे रहा है, दशरथ के समय शासन में योगदान दे रहा है, तो ऐसे में संप्रति स्वयं शासक बनना चाह रहा था। और ऐसी परिस्थिति में दशरथ के समय मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया और दो भागों में बट गया। एक बना पूर्वी भाग और एक बना पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पूर्वी भाग और पश्चिमी। पूर्वी भाग जो था उसकी राजधानी और उसका जो केंद्र था वह था पाटलिपुत्र, और पश्चिमी जो भाग था उसका केंद्र था उज्जैन या उज्जैनी। पूर्वी भाग का शासक दशरथ और पश्चिमी भाग का शासक उज्जैन का जो शासक बनता है वह बनेगा संप्रति। ठीक है, आप क्लियर कर लेना। कुणाल के बाद गद्दी में दशरथ बैठा, अशोक का पौत्र था, देवनाम प्रिय की उपाधि ली, संप्रति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दशरथ के समय मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। विघटन होकर के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दो भागों में बट गया। पूर्वी भाग का कैपिटल पाटलिपुत्र और पश्चिमी भाग का कैपिटल उज्जैन। पूर्वी भाग की सत्ता जिसके पास आई वह दशरथ था और पश्चिमी भाग की सत्ता, उज्जैन की सत्ता जिसके पास आई वह कौन था? संप्रति। तो ऐसे में मौर्य साम्राज्य की दो राजधानियां बन गई, एक पाटलिपुत्र और एक कौन बनी? उज्जैन। ठीक है, पाटलिपुत्र कौन बनी? उज्जैन। अब जो शासक हैं उसकी बात कर लेते हैं। संप्रति। अगर प्रश्न आए अशोक के बाद में उसका कौन सा उत्तराधिकारी सबसे योग्य था, तो अशोक के बाद में उसका सबसे योग्य उत्तराधिकारी जो था वह संप्रति था। ठीक है, सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन सा था? संप्रति। ठीक है, संप्रति कौन से मत का अनुयायी था? संप्रति जैन मत का अनुयायी था। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो संप्रति अपने चंद्रगुप्त मौर्य की भांति जैन मत का अनुयायी था। ठीक है, जैन ग्रंथों में संप्रति की दो राजधानियां बताई गई है, क्योंकि दशरथ के बाद में पूर्वी भाग पुनः संप्रति को मिल जाएगा। तो संप्रति की दो राजधानियां, एक पाटलिपुत्र और एक कौन सी? उज्जैन। जैन ग्रंथों के अनुसार संप्रति कितनी राजधानियां बताई गई है? दो, पाटलिपुत्र और कौन सी? उज्जैन। उसके बाद शालिलोक शासक बनता है, लेकिन अपन सीधे ही बात करते हैं शासक जिसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त। मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था, जो 206 ईसा पूर्व से 184 या फिर 185 ईसा पूर्व तक शासक रहा। बृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक था।
इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। तो अशोक के बाद में मौर्य सत्ता कमजोर हो गई, उसके उत्तराधिकारी कमजोर है, उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। ऐसी परिस्थिति में बृहदत्त मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाया और पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहदत्त का सेनापति था, मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, जब बृहदत्त सेना का निरीक्षण कर रहा था तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। ठीक है, 184 या 185 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और बृहदत्त की हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक नवीन वंश की स्थापना हो जाती है जिसका नाम है शुंग वंश। क्या नाम है? शुंग वंश। तो मौर्यों साम्राज्य की स्थापना करने वाला या मौर्यों का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्यों का अंतिम शासक बृहदत्त था। अंतिम युग के शासक संप्रति था। अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक बना वह कुणाल था। सत्ता जिसने संभाली वह संप्रति था। उसका एक पुत्र जालोग जिसने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। महेंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा देता है। तो इस तरह से 184 या 185 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण करते समय बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य सदा सदा के लिए हमारे भारत से समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्राह्मण वंश की सत्ता आती है या ब्राह्मणों को पुनः सत्ता मिल जाती है और सत्ता का प्रारंभ होता है शुंग वंश से। और जो चलाता है व्यक्ति कौन है? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश की बात हम करेंगे आगे की क्लास में। अभी हम एक चीज और जान लेते हैं, ऐसा क्या रीजन रहा कि इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य जिसकी चर्चा हमने की, कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य भारत में किसी भी वंश ने अपना नहीं बनाया या कामयाब नहीं हुई, तो फिर पतन क्यों हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? तो इसको लेकर के प्रश्न आते हैं। तो अपना जो पॉइंट रहेगा वह पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अपन बिल्कुल शॉर्ट रूप में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्या कारण है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान नहीं रखता। तो 4-5 कारण है, हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। ठीक है, सुनना समझना, अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में वो अत्यधिक महत्व देता है बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म को अत्यधिक महत्व देने की वजह से ब्राह्मण उससे नाराज हो जाते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बंद कर देता है या कम कर देता है। उसका सारा फोकस बौद्ध धर्म की तरफ चला जाता है और चाणक्य जो ब्राह्मण था उसी की वजह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसलिए ब्राह्मण उससे रुष्ट रहे, नाराज रहे, और जब ब्राह्मणों को यानी कि पुष्यमित्र शुंग को लगा कि सत्ता कमजोर है तो ब्राह्मणों ने इसका बदला ले लिया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या करवा दी और पुनः ब्राह्मण सत्ता को या पुनः ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आ जाती है। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। तो पहला कारण हो गया अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन अशोक की अहिंसावादी नीति। ठीक है, राजा का धर्म है अपने साम्राज्य का विस्तार करना और साम्राज्य के विस्तार के लिए उसको युद्ध करने पड़ते हैं। अशोक अपना जो अंतिम युद्ध था वह कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। युद्ध की नीति का त्याग करने की वजह से उसकी सेना कमजोर हो गई। अब सेना को पता है कि ये राजा शासक तो कभी युद्ध नहीं करेगा, तो उसका जो सैनिक प्रशासन था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और ऐसी परिस्थिति में उसके अनेक राज्य उसकी कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से स्वतंत्र हो गए। क्योंकि जब तक अशोक रहता है तब तक तो प्रशासन को मेंटेन करके रखता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में उसकी कमजोर उत्तराधिकारी उसकी प्रशासन या साम्राज्य को संभालने में असफल रहते हैं। इस वजह से सैनिक कमजोर हो गए और सैनिक कमजोर हो गया, सेना पर फोकस नहीं किया गया, सेना पर ध्यान नहीं दिया गया, सेना ने अभ्यास करना बंद कर दिया
और राज्य में धीरे धीरे विद्रोह हुए और बहुत से राज्य उसके उत्तराधिकारियों के समय क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो दूसरा कारण है अशोक की अहिंसावादी नीति। नेक्स्ट में कारण की बात करूं, तीसरा वह कारण है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट समझ सकते हो, वित्तीय संकट क्या है? पैसे की कमी। इतने बड़े साम्राज्य में पैसे की कमी कैसे आई? तो छोटी सी कहानी बौद्ध ग्रंथों में भी है और भी कई जगह वर्णन है। वित्तीय संकट, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। युद्ध की नीति का परित्याग करके वो धम्म की नीति पर चलता है और धम्म की नीति के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है और वो विश्व में बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजता है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान दक्षिणा दी। उस दान दक्षिणा की वजह से बौद्ध जो है वो विलासी हो गए। बौद्ध विलासी हो गए और विलासी होने की वजह से विलासी हो गए, उनके पास अत्यधिक धन आ गया। अब सारा धन प्रशासन का, राज्य का बौद्ध भिक्षुओं की तरफ जा रहा है, तो राज्य में धन की कमी आएगी। धन की कमी आई तो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ और वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ तो उसके उत्तराधिकारियों के पास पैसा ही नहीं बचा अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। छोटी सी कहानी, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अशोक अपने अंतिम समय में बौद्ध भिक्षुओं को इतना अत्यधिक दान देता था कि जिससे उसके पुत्र परेशान हो गए। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है, क्योंकि उसके पुत्र हैं वो बौद्ध विरोधी हो जाएंगे आगे जाकर के, तो वो अशोक से परेशान हो गए। राज्य में धन की कमी हो गई। ऐसे में उन्होंने अशोक को कैद कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं को दान या दक्षिणा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और बाद में अशोक की मृत्यु भी हो जाती है। तो वित्तीय संकट हुआ, अशोक की अहिंसावादी नीति थी, अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति थी। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का क्या रहा, पतन रहा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन केंद्रीकृत शासन। तो मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत होता चला गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, विकेंद्रीकृत नहीं किया गया था, जिसकी वजह से भी मौर्य साम्राज्य का क्या रहा, पतन हुआ, ठीक है। एंड लास्ट है अशोक के कमजोर उत्तराधिकार। जितना योग्य अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था, तो अशोक के बाद में उसका कोई भी इतना महत्वपूर्ण या प्रभावशाली शासक नहीं हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा खड़े किए गए साम्राज्य को, अशोक द्वारा बनाए रखे गए साम्राज्य को संभाल सके। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण उसके कमजोर उत्तराधिकारी थे, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये कुछ कारण है। पहला है अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, अशोक की अहिंसावादी नीति, वित्तीय संकट उत्पन्न होना, केंद्रीकृत शासन, कमजोर उत्तराधिकारी, या और बात करें तो और भी लिख सकते हो आप, बौद्ध समर्थक नीति, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक महत्व दिया, अपने राज्य में बौद्धों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, बौद्धों को बहुत अत्यधिक दान दिया। तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन। तो इस तरह से आज हमारा ये मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तराधिकारी उसका जो था बृहदत्त था, अशोक के बाद में जो शासक बना उसका नाम कुणाल था, उसकी सत्ता जिससे संभाली उसका नाम संप्रति था, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गया जो महेंद्र था। ये सारी बातें हमने देखी। अशोक के अभिलेख जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मौर्य प्रशासन को देखा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, और इसी के साथ ही हमारा मौर्य साम्राज्य आज समाप्त। इसके बाद में हम चलेंगे एक नए वंश की ओर। धन्यवाद।